बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है आज बाबा एस्ट्रोलॉजी फवाद वसीम साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है रब की ज़ात का, जितना करे उतना कम है। बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। आपके साथ हमारा ये पहला व्लॉग है। उम्मीद है कि देखने वालों को ज़रूर पसंद आएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा सर, खान साहब के हवाले से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अडियाला जेल में 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। बैरिस्टर गौहर हैं जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन बने हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। दूसरे जो लीडर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, उमर अयूब साहब हैं, और इसके अलावा जो पार्टी के रहनुमा हैं कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। और 2 हफ्ते की पाबंदी, इसके अलावा मीडिया की कवरेज पे भी पाबंदी लगा दी है। आप क्या समझते हैं ये कितना खतरनाक इस वक्त मंसूबा बनाया जा रहा है खान साहब की जान लेने के लिए, जो तहरीक इंसाफ के लीडर कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं आपसे जो भी बात करूंगा मैं प्लानड पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए करूंगा, ठीक है कि नहीं? कि प्लानड पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए ज़मीनी हकायक क्या कह रहे हैं, ठीक है? अपनी पास से कोई राय, कोई सियासी राय या कोई अपनी सियासी वाबस्तगी, वो हर इंसान की किसी ना किसी जमात से होती है। लेकिन जब आप किसी मयार पे होते हैं, जब आप किसी मनसब पर अल्लाह ताला आपको फाइज करता है, तो फिर आपके लिए सिर्फ वो चीज होनी चाहिए जो इल्म कह रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। बरहक जो बिल्कुल। सी है वो खुदा की जात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे दिमाग में कुछ चीजें डाल देता है, वो हमारे कुछ जबान से, मुंह से अल्फाज निकलवा देता है जो कभी बिल्कुल सच हो जाते हैं, किसी वक्त नहीं भी होते। तो इस बरहक जात उसकी है। अब मैं आपको खान साहब के हवाले से बात बता दूं। खान साहब के जो आपको जान को जो आप बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं ना, कि मैंने अक्सर लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे बासर जराए से भी ये लोग इस बात की जो है तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको दोहराने की, ये इसको पूछ कर अपना सियासी तौर पर जिनसे खान से वाबस्तगी हैं, जिनके जो खान के मुखालफ भी हैं, ये जिनकी जान को खतरा, खान जान की खतरे से बाहर निकल आया हुआ है। खान की जान का कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह ये 17 अगस्त को, सॉरी, ये 17 मार्च को जैसे ही क्या नाम लेते हैं उसका, सैडन तलू होगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि यूं कहिए कि खान साहब के लिए आने वाला वक्त जो उनसे है, ठीक 2 महीने बाद जाके बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और खान साहब ये भी हो सकता है कि इस मैदान जंग में खुद जो उनसे एक सिपह सलार की कमान करते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी कोई कह दे कि खान साहब की जान को खतरा ये है, ये इस मुल्क में, देखिए आप मेरी बात सुने, आप भी तरीक के तालब इलम है, मैं भी एक खतरनाक सा तालब इलम हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बचपन से लेके अब तक, ठीक है, नसाबी इलम को तो मैंने इतना जोन सा ज्यादा नहीं, इतना जितना तरीक के हवाले से। तो आज भी मैं 5 से 10 हज़ार रुपए की किताबें परचेज करता हूँ। मैं जूता परचेज करना पसंद नहीं करता, किताबें परचेज करना पसंद करता हूँ। हाँ, उसकी वजह के बिल्कुल। जोन से दुनिया में ऊपर किताबों ने हुक्मरानी की है। हाँ, अब बात बेशक। देखें, ये आपने ये भी देखा होगा कि इन लोगों ने जो हलफ उठाया है, कोई वजीर आला का हलफ उठा के बैठा हुआ है, कोई वजीर आजम का बना के बैठा हुआ है। इन्होंने यकीन करें अपने कांधों पर अपनी लाशों का बोझ खुद ही उठा लिया हुआ है। अच्छा। मार्च, अप्रैल, 8 अप्रैल को बकायदा एक सूरज ग्रहण लगने जा रहा है इस मुल्क में। सूरज और जोहल जोन से है वो बकायदा 17 तारीख को, सॉरी 15 तारीख को जोन से है वो जोहल के साथ कंजक्शन उसका खत्म होकर वो ट्रांजिट करके राहु के साथ चला जाएगा, जहाँ पे मवस्या योग लगता है। और मवस्या योग के हिंदी में जिसको कहते हैं, जहाँ पर बकायदा अमावस की रात बनती है। और जब चंद्रमा वहां पे, तीनों ग्रह जब इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर जाकर सूरज ग्रहण लगता है। ये बकायदा 8 अप्रैल को वहां पे ग्रहण लगने जाएगा। मंगल राहु के साथ आएगा, वहां पे जाकर अंगारक योग बनेगा। और ये मैं आपको बात बता दूं, काफी चीजें जो सी है दस्ते के बाएं एक दूसरे के हाथ में ये देने वाले हैं। ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, जो क्या नाम देते हैं वो, मैं तेरा केस बचाऊं तू मेरा केस बचाओ, तू मेरे पहले कहते थे ना, मेरा देश बचाओ, मेरा देश बचाओ, हम अपना देश बचाएंगे। ये जो केस केस बचाओगे, जो इन्होंने जो सारे जो खेल खेला हुआ है ना, वो सारी चीजें मंजरे आम पे आ जाएंगी। कोई किसी की फेवर में भी नहीं इस वक्त है।
कोई किसी की फेवर में भी नहीं है इस वक्त। ये भी समझ आ गई हुई है नवाज शरीफ को। मैं जाती तौर पे जौन सा मैं हमजा के हल्के से वाबस्ता हूँ। यहाँ से मेरी जौन सी है मेरी परवरिश भी यही है। मस्जिद वजीर खान में मेरी पैदाइश हुई के करीब। और वैसे मेरा जो भाई घर है, जो मेरा जहाँ मेरे वाला साहब का घर है, मैं अंदरून शहर में रहता हूँ। ठीक है, लोहाड़ी गेट में मेरी रहायश है। अंदरून शहर के एक अपना कल्चर है, एक अपनी रवायत है। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। मेरी खुशी से आपको मुझसे पूछ नहीं सकता, मेरे अंदर नहीं कोई जान सकता। मैं इतना खुश इस बात के कि मैं हमेशा जब भी इलेक्शन की जब डेटें आती थी, इलेक्शन अनाउंसमेंट होता था, तो मैं मायूसी के दहाने पे खड़ा हो जाता होता था। तो यार ये लोगों का मजाज, लोगों का अपनी रवायत पर आज भी है। बिरयानी की प्लेट पे वोट डाल देते हैं, 5,000 के बिल पे वोट डाल देते हैं। इनको अपने वोट की मुकद्दस का पता ही नहीं है कि वोट की अहमियत होती क्या है। सबसे पहली तो बात ये, इनको पता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं। और मोहल्ले का बिल्कुल। वो पंजाबी की मसाइल है ना, गुंडी रानी चौधरी जो क्या नाम लेते हैं उसकी, प्रधान जो होती है गुंडी रानी चौधरी प्रधान, वो साहब होता था यहाँ पे। तो यकीन करो मैंने आशा आहत की बिल्कुल शक्ल नहीं देखी जो कैंडिडेट थी। कोई पोस्टर नहीं पीटीआई का देखा। ठीक है, किसी को ये भी नहीं पता था कि पीटीआई का कौन सा यहाँ पे जो सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। और कसम परवरदिगार की 1,04,000 वोट लेके चले जाना, 5,000 वोट का मुस्तरद हो जाना, डूब के मर जाने का मकाम है। जो ये तख्ते लाहौर का ये जो दावा करते थे, और आपको शायद पता ही नहीं है, आपको ज्यादा मुझसे पता है। आप क्यों, आप माशाल्लाह बिल्कुल बसीरत रखते हैं, निगाह रखते हैं बकायदा। इस वक्त कोमे में है हमजा साहब, मैं आपको बता दूं। ये लड़ाई घर में छुरी, ये छिड़ चुकी हुई है लड़ाई घर में। और नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ के साथ जो सलूक किया, नवाज शरीफ जो उम्मीदें वाबस्तगी उम्र पे जो दुआएं मांग के आया था, और कभी रहमत तरफती है, कोई आसरा मांगे, कभी दुआएं बेसहारा कर वापस पलट आती है। ये मैं बता दूं, ये 2 महीने मार्च और अप्रैल के बाद आपको ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये सारा खेल, नए चेहरे आएंगे। और जिन्होंने ये बिसात बिछाई है, वो भी कहेंगे कि गलत कर बैठे हम। हाँ, वो भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा गलती, गलती तो उनसे हर दौर में गलती उनसे होती है। जो इल्म जुर्रत ना दे वो लानत होता है। मैं ऐसे इल्म को इल्म नहीं मानता, साफ और सीधी बात है। वो लानत होता है इल्म जो इल्म जुर्रत ना दे। कोई बात नहीं, जिंदगी आधी सदी देख आए, खबर में नहीं जाना हमने, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात बिल्कुल ठीक है। सर है। आपने अभी बात की नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। नवाज शरीफ के लिए जब वो वतन वापस आ रहे थे तो नून लीग के तमाम लीडर बशमूल शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हम चौथी बार उनको वजीर आजम बनवाएंगे। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपके साथ हमारा पहला व्लॉग है। आपसे हम ये आपके इल्म की रोशनी में पूछना चाहते हैं कि वो सेहत के मसाइल की वजह से चौथी बार वजीर आजम नहीं बने, या वो समझते हैं कि वो हार चुके हैं यास्मीन राशिद से, वो नहीं बने, से या उनके साथ उनके पहले छोटे मेरी भाई ने। बात, मुंह से चौथी बार वजीर आजम, वो हो चौथी बार किस मुंह से वजीर आजम बनेगा। तो आप ख्वाजा आसफ से पूछे ना, जो पार्लियामेंट में कहता था कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है कि यास्मीन राशिदा से हार चुके हुए हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में, जब मैंने अपनी जिंदगी में ये पहला इलेक्शन देखा है, जिसके जोन से अनाउंसमेंट जोन से 2 दिन बाद वोट ही 8 फरवरी को नहीं पड़ा, वोट ही 9 फरवरी को पड़ा। इलेक्शन की दिन तारीख जो सी थी 8 फरवरी थी, वो 9 फरवरी को पड़ रहा है। तो शर्म होती है इंसान के अंदर कि चौथी बार वजीर हम उसको बनाएंगे। और जैसे वो परवेज मुशर्रफ इस वक्त, मैं तो उनका बहुत जो उनसा उनको सल्यूट करता हूँ। तो उसको, सॉरी, परवेज इलाही को, इस दौर में, इस उम्र में, मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या बात है। इस दौर में आके किसी के साथ यूं अपने नजरियात पे खड़े हो जाना, सल्यूट है बाबा उसको। वो भी कहते होते थे कि हम मुशर्रफ को वजीर दोबारा जौन सा सदर बनाएंगे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। साहिब इक़्तिदार जो भी आता है अपने दरवाजे बंद करके आता है कि मैं उसके इक़्तिदार को खतरा हूं, लेकिन एक दरवाजा खुला होता है जो उसको नजर नहीं आता। तो शहबाज शरीफ की कौन सी ऐसी बात है, ये तो मिन्नतें कर रहा है रात के 12 बजे। वो खुदा की कसम जो जेल में बैठा हुआ है, आप वजारत उज़्मा, उसका उसका छोटा लफ्ज है वजारत उज़्मा, के ओहदे से ऊपर निकल चुका होगा वो वजारत उज़्मा उसके लिए कोई मायने रखती। वो कहता था मुझे जिंदगी में, वाकई वो गिला वो कभी नहीं भूल सकता इंसान। यार रात के 12 बजे सिर्फ मेरे लिए दालते खुली थी। मुझे बताए ना, आपके लिए कभी खुली है, मेरे लिए कभी खुली है? इस मुल्क में मैं बड़े जुर्रत और बावसूख से कहता हूँ, हमारे मुल्क की अदलिया पे सवालिया निशान है। आज तक है, अगर हमारे मुल्क की अदलिया ठीक होती तो किसी जनरल की, किसी नजरिया जरूरत की पेश नहीं, जरूरत पेश नहीं थी आनी। क्या होना था यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होना, मिट्टी में नहीं गए।
कौन नहीं गया मिट्टी में? किसी ने नहीं जाना मिट्टी में। कम से कम इंसान के अंदर कोई जरूरत होनी चाहिए, कोई खमीर होना चाहिए। और माजरत के साथ, आप जिस जगह पे बैठ के प्रोग्राम ज़ाहिर है पंजाब में कर रहे हैं, मैं भी कर, ये खमीर वो खमीर नहीं है। इन्होंने पानीपत बिल्कुल के रास्ते भी बताए हैं। मैं कराची में अक्सर लोगों से झगड़ता होता था आज से 30 साल पहले, यार तुम पंजाब को इतनी जल्दी बुरा भला कहते हो, पंजाबियों को यूं कहते हो, लेकिन नहीं, इन्होंने कभी मजामत नहीं की, बिल्कुल मजामत नहीं की। और यही वजह है कि आज जो सा हम जिस दौराने पे, जिस दौराहे पर आकर हम खड़े हुए हैं, और असल मुल्क का, मुझे ये इस चीज का नुकसान नहीं है कि मुझे ना इस चीज की तकलीफ है कि इमरान वजीर आजम, हमारा साहब वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क से पैसा वापस लूट के ले गया यहाँ से। और कोई बात नहीं, लूट मार इनका शेवा है। उसकी वजह ये है, इनको 60 की दहाई में इनको समझ आ गई थी, अगर सियासत करनी है, इनके बाप ने इनको ये बात समझा दी थी, तो बेटा पार्लियामेंट और ये दो उदाहरण जो है ना, इनकी चापलूसी में आ जाओ। दुनिया में तो इस तुमसे बड़ा बिजनेस किसी का नहीं होगा पाकिस्तान में। और इन्होंने ऐसा किया। असल में इन्होंने जो लोगों की अखलाकियात बर्बाद की है ना, आप भी जानते हैं। मैं भुट्टो दौर में मैंने देखा है, मैंने भुट्टो दौर में 4 आने का जो बैज होता था वो भी गले में अपने खुद लगाते थे, चाय की पतीली भी अपने पास से पता। बट वो झंडा जो उनसा होता था पीपल पार्टी का, वो अपनी जेब से अपनी छत पे लगाते थे और हाथ में फख्र समझते थे। इन्होंने लोगों को 5-5 हजार हजार 5-5 हजार रुपए में लोगों की जमीनों को झंझोर के रख दिया। यकीन करो यही वजह है कि आज कौम इस हाल पे पहुंची है। बिल्कुल ठीक अखलाकियात है। अब करके रखती इस मुल्क की। सर आपने भुट्टो दौर की बात की, तो बहुत सारे लोग हैं जो कंपैरिजन करते हैं खान साहब की शोहरत का जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनकी शोहरत से, जो 1970 के इलेक्शन उन्होंने जीते थे और जिस हम्म। सारे मुल्क में एक नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान का उन्होंने नारा दिया था और पीपल्स पार्टी को बहुत उस वक्त पजीराई मिली थी अवाम में। आप क्या समझते हैं उन दोनों अगर अदवार का कंपैरिजन किया जाए तो इमरान खान की शोहरत और भुट्टो की शोहरत में आपको कौन ज्यादा ऊपर नजर आता है और अवाम की पजीराई किस में ज्यादा नजर आती है? भुट्टो के दौर में रोटी कपड़ा नारा सोशलिज्म, सबसे पहली बात यह कि भुट्टो के चेहरे पे बहुत ज्यादा नकाब थे। ठीक है, भुट्टो सोशलिज्म का नारा लगा के आए थे, जिसमें जीए रहीम थे। 1968 में पीपल पार्टी वजूद में आई थी। ये जिनकी ये क्या नाम लेते हैं, लेबॉर्ट्री है, जीरन लेबॉर्ट्री, डॉक्टर क्या नाम है उनका, ये सब मुबश्शिर लोग हसन साहब भी करीम थे। थे। ये मुबश्शिर हसन साहब थे। डॉक्टर मुबश्शिर हसन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भुट्टो साहब ने असल में सोशलिज्म का नारा लगा के आए, बाद में वो मौलवियों के हाथों में जो उनसे थे यरगमाल बना दिए थे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, रोटी कपड़े मकान की तो मैं बात नहीं करता। मैं इतनी जरूर बात करता हूँ, इमरान खान के लोगों को जेब में 14 लाख रुपया डाल दिया, हेल्थ कार्ड डाल दिया। हाय हाय, जो किसी ने नहीं डाला। मेरे अपने मिलने वालों को खुदा की कसम बाईपास हेल्थ कार्ड से मुफ्त हुए हैं, वो आज दुआएं देते हैं। यकीन करो उनकी आंखें भर आती हैं। उन्होंने लोगों के उनके वसाइल उनके हाथों में पकड़ा दिए, तुम्हारे वसाइल हैं। इन बदबख्त बगैरतों ने तो पकड़ाया ही किसी को कुछ नहीं। ये खुद थे चोर, डाकू, लुटेरे। मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक मुल्क का शहरी भी हूँ। मैं दर्द भी रखता हूँ अपने इस मुल्क के लिए, यकीन कीजिए रोना आता है। और वो भट्टो के दौर में भट्टो से बहुत आगे निकल चुका हुआ है जुल्फ़िकार अली भट्टो। सिंध में ठीक है, अब जो सिंध का जो इन्होंने हाल किया है, भट्टो तो कब का बेचारा कब्र में उतर गया, अदालती कत्ल हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई, जो भी हुई, ये नहीं करी। हाँ, अगर उसको कुदरत मोहलत देती तो शायद वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता, बल्कि ज्यादा करता। लेकिन इसने तो खीर कर दी पकड़ के। कोरोना में पूरी दुनिया ने वाह वेला किया इस शख्स को के लिए, इस खराज तहसीन पेश किया। और सबसे बड़ी बात है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक में के बारे में, आप जो ये इस्लाम में क़वाइम मुतहद्दा में जाके ये शख्स बोला है, किसी डीजल मौलवी, किसी, मेरे को क्या कहूँ, ये जो जमीर फरोश मौलवी, ये वो मौलवी जिन्होंने इमाम के खिलाफ फतवा दिया, हुसैन इब्न अली, अगर यजीद इब्न अली माविया की बात नहीं करता तो वाजिबुल कत्ल है। आज तक ये नहीं बोले जाके। वो बोला, उसने कहा हमें दर्द होता है जब वो हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है। बेशक। उसको यकीन करो वो बहुत आगे निकल चुका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान अब ना ना भट्टो शट्टो तो अब उसके करीब से नहीं गुजरते। अगर बुरा ना माने तो दुनिया में आप के पास हाथ में कलम है, आप कलम पे पीएचडी कर सकते हैं। कायद आजम अब्दुल जनाब भाई पीएचडी नहीं आप कर सकते। आपको मुझसे ये ज्यादा पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए।
नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और बाबा एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।